सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, आज इस टाइम बात करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म ये यूरोप वाले चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि हमारा जो यूरोप में नेशनलिज्म कैसे कैसे बेसिकली फैला। तो इस वीडियो की देखिए खास बात क्या है कि पहला मैं आप लोगों को कम समय में पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार थॉरोली रिवाइज करवा दूंगा, और मैंने इसके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली उस पर भी वीडियो बना दिया, तो उसको जाके जरूर देखिए ताकि आप लोग को कम से कम ये आइडिया लग जाए कि आपसे हिस्ट्री में बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए बेसिकली बताया गया कि जो हमारा नेशनलिज्म वाला है, मतलब कि पैट्रियोटिक फीलिंग में कैसे जनरेट होती है, कौन कौन सा बेसिकली स्टेप है। ठीक है, तो हम देखिए पहला हमारा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन एम क्या था। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला मेन एम था कि देखिए आप लोग भी हमें हमें एक इंडिया कंट्री में रह रहे हैं, तो अगर आप लोगों से कोई कह दे कि आप लोग को देश का बढ़िया क्या लगता है, सबसे बढ़िया लैंग्वेज लगती है, कोई भी अपने मनपसंद लैंग्वेज बोल सकता है। तो हम लोग जैसे कि इंडियन है तो हिंदी हमें बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई आपसे ज़बरदस्ती आता भैया नहीं हिंदी मत बोलिए, इंग्लिश बोलिए या कोई फ्रेंच बोलिए, तो आप लोग बहुत दिक्कत होगा कि नहीं, दिक्कत भी होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अपने फीलिंग को नहीं व्यक्त कर सकते किसी अदर लैंग्वेज में। तो कुल मिला जुलाकर पहला फ्रेंच का मेन एम क्या था कि हम अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोले। देखिए जर्मन उर्मन उसमें बहुत ताकतवर थे, तो ये लोग को डर था कि कहीं जर्मन आके हम लोग को दबाव न बना के हमें क्या कर दे कि अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर दे। तो वैसे भी हम जान ही रहे हैं कि अगर कोई कंट्री है दूसरी कंट्री पर रूल करती है तो क्या करती है, सोचती है उसमें अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर दे, अपने कल्चर को इम्पोज कर दे। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इस पर दबाव बनाती है। तो यही नहीं होने के लिए उन्होंने कहा कि हमें अपनी लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा दबाव बनाना चाहिए, मतलब अपनी लैंग्वेज को ही ज़्यादा सक्रिय रखना चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर पहला एम था कि लैंग्वेज को जिंदा रखना। दूसरी बात है कि पेट्रियाटिक फीलिंग। तो जितने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो आप लोग भी देखते होंगे कि कई तरीके को उन्होंने पहली बार फ्लैग इंट्रोड्यूस करे कि हाँ हमारे देश का, हमारे या नेशन का यही हमारा फ्लैग रहेगा। और दूसरा बात कि उन्होंने कई तरीके के अपने नेशनल एंथम लागू की, जिससे थ्रू ये हुआ कि सभी पर्सन एक दूसरे से जुड़ने लगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जान ही रहे हैं कि जब हमारे देश की बात आती है तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार इन्होंने भी नेशन को एकजुट करने के लिए नेशनल एंथम लागू किया, फ्लैग लाए और तरीके तरीके से किए किए। ठीक है, और इन्होंने नेशनल असेंबली लागू किया कि नेशनल असेंबली इसलिए लागू किया ताकि सभी लोगों को अलग अलग, मान लीजिए पहले फ्रांस जो था बहुत पार्ट में डिवाइड था, तो इन्होंने सोचा सभी को जोड़ दिया जाए। ठीक है, जोड़ के हम लोग एक नेशन बनाया जाए। तो इसमें नेशनल असेंबली लागू की, जिसमें कई सभी पार्ट के लोगों को मिला मिला कर भैया आप लोग हमसे मिलिए, हमसे मिल जाइए, हम लोग एक नया देश बना रहे हैं जो कि फ्रेंच रहेगा रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो नेशनल असेंबली बनाई। और दूसरा बात इन्होंने अपने कल्चर को भी जिंदा रखना था ताकि इन केस, देखिए कल्चर रखना जिंदा क्यों जरूरी, मान लीजिए आप लोग हैं तो आप लोग कल्चर क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं कि हाँ जैसे कोई भी अपने धर्म को पालन कर रहा है तो उसी प्रकार कल्चर फॉलो करते हैं तो हमारी फीलिंग या हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार इन्होंने भी कहा कि अगर हमें कल्चर रखना अपने जिंदा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिफिकेशन यानी रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा ताकि हम लोग हर काम को आसानी से कर लें और हमें कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ठीक है, समझे? देखिए मैंने सब पॉइंट उसीलिए लिख दिया है कि आप लोग अच्छे से समझ आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो दूसरा रोमांटिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ, लास्ट हमारा की दिनों देखिए फ्रेंच में कई ऐसे जो आर्टिस्ट हैं कि कई तरीके के आर्टिस्ट बनाते थे कि देखिए ये हमारा नेशन है और इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने अपने वॉरियर जितने भी उनके योद्धा थे उनका फोटो लगाया, और इसी तरीके के हाँ जो भी उनके पॉपुलर लोग थे, चाहे पोएट थे, पोएट जो रहते थे अपने कविता के माध्यम से बताते कि हमें देश में कैसा रहना चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर 5 रीजन था। ठीक है, देखिए क्या, पहला रीजन लैंग्वेज था, दूसरा पेट्रियाटिक फीलिंग, तीसरा नेशनल असेंबली, चौथा कल्चर और पांचवा बताइए आप लोग, हाँ रोमांटिक रिप्रेजेंटेशन। तो कुल मिला जुलाकर यही हमारा बेसिक उन लोगों का एम और ऑब्जेक्टिव था। देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट क्या था। पहला तो हम बात करते हैं नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, नेपोलियन देखिए बहुत ज़्यादा रूल किया था और यह जो है कुछ हिसाब से बहुत अच्छा शासक भी था। देखिए इसने पहला बात ये किया कि जितने भी वहाँ पे टैक्स लगते थे, मतलब देखिए अगर वहाँ पे कई पार्ट में डिवाइड था फ्रांस,
तो देखिए जब यहाँ से दूसरे शहर में भी जाते थे तो वहाँ पे अलग अलग टैक्स भरना पड़ता था तरीके तरीके का। तो इसने सारे टैक्स को हटा दिया। देखिए टैक्स को हम एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मान लीजिए आप यूपी से दिल्ली जाते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उस समय वहाँ पे अगर जाते थे सब पर्सन एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे टैक्स लगता था। तो उन्होंने सारे इंटरनल टैक्स को हटा दिया। ठीक है। दूसरी बात इसने क्या किया कि जितने भी वहाँ पे वेट मतलब नापने वाले या कोई मेजरमेंट वाले थे सबको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है। वेट को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया। तीसरा बात की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव कर दिया। ठीक है। और चौथी बात कि इसने देखा कि जिसको भी बर्थ के हिसाब से इक्वलिटी प्रोवाइड है, मतलब कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट उसने खत्म कर दिया। तो कुल मिला जुला कर 4 काम किया। पहला काम कि जितने भी सुधार वाले थे कि मतलब कि हाँ जितने भी टैक्स वैक्स थे सबको क्या किया, हाँ टैक्स को हटा दिया, इंटरनल टैक्स को। दूसरा वेट वेट जितने भी मतलब नापने वाले सिस्टम थे मेजरमेंट सिस्टम थे उसको सही किया। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन भी सही कर दिया। चौथा बात क्या किया कि सभी लोगों में इक्वलिटी ला दिया। कुल मिला जुला कर यही 4 इसका कंट्रीब्यूशन था। इसी को हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं इसे चारों के बारे में। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप। देखिए जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ कि हाँ तरह तरीके की असेंबली इसने बनवाया। ठीक है, असेंबली बनाया, उसके थ्रू सोचा कि सभी लोग को यूनाइट कर दे। और क्या किया, हाँ और दूसरा कि मेजरमेंट वाला सिस्टम इम्प्रूव किया। तो इससे हुआ क्या, यूरोप वाले सोचे भैया देखो फ्रांस धीरे धीरे बहुत मजबूत कंट्री बनता जा रहा था, तो हम लोग भी जर्मन हुए और जितने भी रसिया हुए ये लोग भी सोचे कि जब वो फ्रांस कर रहा है तो हम अगर आप हमें भी अगर अपनी आइडेंटिटी बचानी है तो हमें भी तो ऐसा करना ही होगा। तो इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे यूरोप के जितने भी कंट्री थी सब पर अपना प्रभाव डाल दिया। इससे हुआ क्या कि सभी जो एक दूसरे कंट्री थे ना एक दूसरे की चीजें हड़पने लगी कि भैया देखिए हम कितना कितना ज्यादा अपने कंट्री को मिला लें। तो इसी वजह से वहाँ पे विद्रोह होने लगा। बहुत कंट्री चाहती थी मिल रही थी, बहुत कंट्री नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर तरीके तरीके का विद्रोह हुआ। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि सभी कंट्री आपस में पैट्रियाटिक फीलिंग वाली आ गई कि भैया हमें भी ये करना है, हमें भी ये करना है। और दूसरा नेगेटिव प्रभाव ये पड़ा कि बहुत कंट्री ऐसी थी हड़पने के चक्कर में सारा काम गड़बड़ करने लगी और एक दूसरे को दबाव बनाने लगे। तो यहीं से वर्ल्ड वार की धीरे धीरे शुरुआत भी होने लगी। ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, मतलब यूरोप में जो है उस समय क्या दिक्कत परेशानी हुई कि जिसके कारण वहाँ पे बहुत दिक्कत होने लगी कि लोगों को खाने तक का नहीं मिलने लगा। तो पहला यही था कि ओवर प्रोडक्शन होने लगा। मतलब उस समय इंडस्ट्री सेट हो रही थी तो दबा के लोग खाद डालते थे, दबा के ही करते थे। तो प्रोडक्शन शुरू में हाइब्रिड सीड का यूज करते तो प्रोडक्शन बहुत ही यूज होने लगा, मतलब कि बहुत चीज पैदा होने लगा। तो लेकिन बाजार में खपत नहीं होने पाई, मतलब बाजार में जाते थे सामान बहुत कम दाम बिकता था। देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, देखिए जो प्याज होती है उसका कभी कभी दाम 100 रुपये पहुंच जाता है, कभी कभी 20 रुपये रहता। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे 100 रुपये जब पहुंचता तो बाजार में प्याज बहुत कम रहती है, लेकिन जब 20 रुपये रहता तो क्या, हाँ प्याज बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब अचानक में ज़्यादा आ जाती है। तो सभी लोग सोचते कितना कम में बेच लें। ठीक है। लेकिन जब बाजार में वही चीज़ कम रहती है तो सोचते हैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर लें। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर भी ये कंडीशन है कि ओवर प्रोडक्शन के कारण क्या हुआ, वहाँ सारी चीज़ों का दाम गिर गया। जब दाम गिरा तो जितने भी फार्मर थे सबको नुकसान हो गया। दूसरा बात की इंडस्ट्री इतना तेज़ी डेवलप कर रही थी कि वहाँ पर मशीन ज़्यादा आ गई तो मजदूर बहुत कम रह गए। देखिए वैसे मशीन जब आती है तो मजदूर बहुत कम ही चाहते हैं। तो कुल मिला जुला कर गड़बड़ यहाँ पर भी कि मशीन में ज़्यादा दिक्कत होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। क्या बढ़ा? अनएम्प्लॉयमेंट। तो गड़बड़ भी यहाँ पर भी हो गई। दो गड़बड़ी हुई कि नहीं, पहला ओवर प्रोडक्शन तो हो ही रहा था कि हाँ सभी किसानों को कम पैसा मिल रहा। दूसरा बात की मशीन आ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो हाँ वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन और डाउन होने लगी। तो कहा जाता है कि एक जो ब्रेड का होता है ना उस समय 20 रुपए के लिए सब 10-10 बोरा 20-20 बोरा पैसा लेके जाते थे उस ब्रेड को खरीदने के लिए। तो कुल मिला जुला कर यही कारण था। और इन्हीं सब की वजह से जो फार्मर थे गुस्सा की वजह से सभी जितने वहाँ पे क्या नाम से बड़े बड़े ठेकेदार थे जो गेहूँ वहूँ उनको रखे रहते थे उनके सब घर जाके आग लगा देते थे गुस्सा में। तो ये सब भी रीजन था कि इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ने लगी और जितने भी गोदाम थे जलने लगे। तो यहाँ पर खाने तक के लिए भी लाले पड़ गए हैं। ठीक है। तो हम अगला हमारा लास्ट है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली एंड ब्रिटेन।
तो देखिए हम लोग जब जर्मनी की बात करते हैं कि इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो इसमें बहुत ही प्रोसेस हुआ। इसमें मेन था ऑटोमान बिस्मार्क का योगदान। जो हमारा ऑटोमान बिस्मार्क था, उसने देखिए पर्सिया का किंग था, किसका किंग था आप लोग याद कर लीजिएगा, पर्सिया का किंग था। इसने पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ने के लिए, हाँ पर्सिया तो मिलाया ही मिलाया, इसके साथ अदर कंट्री को आसपास को हड़प हड़प के मतलब जोर जबरदस्ती से सबको मिलाने लगा, तो जर्मनी को एक बढ़िया कंट्री बना दिया। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में किसका रोल था, ऑटोमान का। और इटली में किसका रोल था, जिप्सी मेजनी का था। जिप्सी मेजनी जो है, हाँ इसका बहुत योगदान था। और ब्रिटेन का, जैसे ब्रिटेन पहले यूनाइट नहीं हुआ, ब्रिटेन बहुत धीरे धीरे यूनाइट हुआ। इसने इसमें किसी का उतना खास योगदान नहीं था, लेकिन ये भी धीरे धीरे ये क्या हो गया, यूनाइट हो गया। ठीक है, आप लोग समझ में आया। तो देखिए कुछ कुछ समझ में आया ही होगा। जिन बच्चों को कुछ ज़्यादा समझना है या और अच्छे समझना है, तो हमारे क्वेश्चन आंसर वाला जाके जरूर देख ले, कि उसमें भी बहुत मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।